बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वालों पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। ये सेशन आपके प्रीवियस पेपर जो था आपका जेआईबी आरबीडब्ल्यूएम का जो मई मंथ में शेड्यूल था उस पर पूरी तरह से आधारित है। इसके माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम लगातार आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी प्रैक्टिस को एनहांस करते रहें और साथ ही साथ में प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते आपको ये आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस टफेस्ट लेवल में पूछे जा सकते हैं। आज सेकंड सेशन है इस सेशन का, इस सीरीज का। स्वागत है आप सभी का। एग्जाम जो है वो 16 नवंबर को शेड्यूल है, 16 ऑफ नवंबर को। आपके 4 मॉड्यूल ए बी सी डी। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा है। मॉड्यूल डी की बात करें तो सेकंड नंबर पर ये। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मॉड्यूल ए और सी आप स्किप कर देंगे। मॉड्यूल ए और सी छोटे मॉड्यूल्स हैं जिसकी मदद से आप आसानी से इन दो मॉड्यूल्स को फिनिश करके एटलीस्ट 25 to 30 नंबर जो है वो आप ग्रैब कर सकते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मॉड्यूल बी से संबंधित ही फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये जिस टॉपिक्स है वो टॉपिक बता दूं मैं आपको। टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये दो टॉपिक एक ही यूनिट से संबंधित है। इसे पीएलसी और पीडीएलसी के नाम से जानते हैं। पीडीएलसी में हम किसी भी नए प्रोडक्ट को जब डेवलप कर रहे होते हैं तो कितने स्टेजेस आते हैं, टोटल 5। और जब प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है और मार्केट में उतारा जा रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उससे जुड़े हुए स्टेजेस हैं 4। पीएलसी से संबंधित सवाल आपका यहाँ पर एक पूरे केस स्टडी दिया गया है और आपको फिर आंसर करना है उस केस स्टडी का। देखिए, पहली चीज तो बता दूं मैं, लेंथ स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी कि क्या दे दिया गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस आपके समय को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सरसरी निगाहों से सारी बातें पढ़िए, सब समझ आएंगे। कंपनी नेम्ड which recently launched a wearable smart fitness device. दोबारा फिटनेस डिवाइस लॉन्च किया गया। Initially the product struggled to gain traction despite aggressive advertising campaign. शुरुआत में क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी बहुत मार्केटिंग की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में उसकी सेल अच्छी नहीं जा रही होती है, तो वैसा इसके साथ भी हुआ। शुरुआत में कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, वो कैंपेन्स किए गए। जैसे जैसे टाइम बीता, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर जो होते हैं उनके द्वारा इस प्रोडक्ट को नोटिस किया गया और सेल शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। एक वर्ष बाद टेक्नेक्सा प्रोडक्ट जो है बिकम हाईली पॉपुलर अमॉन्ग अर्बन यूथ। शहरी जो युवा है उनमें बहुत पॉपुलर है। फिटनेस जो एंथुसियास्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। However, 2 years later, 2 वर्षों के बाद, newer and more advanced fitness trackers from competitors began dominating the market. तो बाकी जो competitors हैं उनके द्वारा भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किए जाने शुरू हो जाते हैं। टेक नेक्सा प्रोडक्ट सेल्स started declining and loyal customers began shifting to other brands with better features. In which stage of the product life cycle, देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएलसी। Was Tech Nexa fitness device when it was first launched with low sales and high marketing? क्वेश्चन आखिरी केस में है, पूछा जा रहा है कि जब इस फिटनेस डिवाइस को शुरुआत लॉन्च किया गया था, फर्स्ट लॉन्च किया गया था और इसकी सेल लो थी और मार्केटिंग कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा थी, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। शुरुआती स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, सेल कम होती है, मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़े खर्चे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब किस स्टेज की बात की जा रही है? यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टेज इज द करेक्ट आंसर। इतनी लंबी कहानी, सवाल का जवाब 30 सेकंड में मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो अगर आपने एक्सपर्ट्स के बारे में सुना ही नहीं है, क्या कहा इन्होंने, तो हम जवाब नहीं दे पाते। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही पूछा गया पिछली बार। आमतौर पर हम लोग जब रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कई एक्सपर्ट्स के बारे में बताया था कि बैंक मार्केटिंग के बारे में उन्होंने क्या बताया। यहां पर एज पर या अकॉर्डिंग टू थियोडोर लेविट, जाने माने एक्सपर्ट्स, इनके द्वारा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोडक्ट्स आर purely physical item, only service offered by banks, a combination of tangible
एंड इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स। अब देखिए जरूर थोड़ा कि बैंक के द्वारा जो प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं वो केवल फिजिकल फॉर्म में हो, ऐसा है, वो सर्विसेज के फॉर्म में यानी कि इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। तो लेविट साहब ने क्या बोला कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स। इन्होंने ये जानकारी, बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन सही है और एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू थियोडोर लेविट, a product is not just a physical object but a composite of tangible and intangible attributes that together satisfy customer needs। बैंक केवल अपने, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट की बात, सेविंग बैंक अकाउंट आपका बैंक में ओपन हो रहा है, आपको पासबुक मिल जा रहा है, डेबिट कार्ड, लेकिन साथ साथ में आपको वहां पर मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस मिल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग जैसे सेवाएं मिल रही हैं। तो ये सेवाएं देखिए दोनों है, टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म में देखने को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये दोनों ही फीचर होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। द टेंजिबल पार्ट रिफर्स टू द फिजिकल गुड, while intangible part includes brand image, reputation, after sales service and customer experiences। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, और ये संबंधित है बीएसबीडी से, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। एग्जाम के नजरिए से खास है, एग्जाम में हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा गया था। बीएसबीडी फुल फॉर्म आपको पता है, लॉन्च कब हुआ, ये अगस्त 2022 सॉरी अगस्त 2012, और रिप्लेस किसको किया, रिप्लेस्ड नो फ्रिल्स अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट को रिप्लेस किया। बीएसबीडी रिक्वायर्स अ मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम। देखिए बीएसबीडी जो है ये जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, तो गलत ऑप्शन। अकॉर्डिंग अकाउंट होल्डर्स आर अलाउड अनलिमिटेड विड्रॉल्स, बिल्कुल भी नहीं, एटीएम से आप 4 विड्रॉ कर सकते हैं एक महीने में, अनलिमिटेड विड्रॉल नहीं है। एटीएम कम डेबिट कार्ड फैसिलिटीज अवेलेबल विद बीएसबीडी, बिल्कुल एटीएम डेबिट फैसिलिटी मिलती है, ये तो मिलता है। नो चार्जेस आर लेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव बीएसबीडी, ये भी सही। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और यही पूछा गया है कि सही जवाब क्या है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बीएसबीडी से संबंधित यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था, आपको इसकी जानकारी होगी, अभी भी चाहिए, एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हु हैज बीन ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, सीकेवाईसी, तो कौन सी बॉडी है जिसे ऑथराइज किया गया है सीकेवाईसीआर के फंक्शंस को परफॉर्म करने? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है, या सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, सरसाई जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गलत ऑप्शन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए चीजें, कुछ चीजें क्लियर होती हैं। तो सरसाई जो है ये मेंटेन करती है सीकेवाईसीआर के फंक्शंस को परफॉर्म करने का ऑथराइजेशन इसी को मिला हुआ है। अब इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें भी जान लेते हैं। सीकेवाईसीआर इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ केवाईसी रिकॉर्ड्स, मतलब देखिए केवाईसी, नो योर कस्टमर डिटेल, किसी बैंक में किसी ने जमा किया है, अब मेरे पास 2 से 3 बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी में भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनबीएफसी में भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डिपॉजिटरी का मतलब होता है अमाउंट, डेटा को इकट्ठा करना, यानी कि डेटा को एक तरह से कलेक्ट करना, स्टोर करना, बड़े अमाउंट ऑफ डेटा। केवाईसी रिकॉर्ड्स कस्टमर्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया, केवाईसीआर क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है। केवाईसी रिकॉर्ड्स जो कि कस्टमर्स के होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित, को स्टोर करती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट वंस अ कस्टमर केवाईसी इज डन with one financial institution, it need not to be repeated with others। एक बार केवाईसी हो चुका है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उसे बार बार हर दूसरी संस्था के साथ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्च इसके द्वारा किया गया, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, इसे इंप्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है, सरसाई यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया,
इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, देखिए हर एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ये जरूरी है कि आप किसी एमसीक्यू को केवल एमसीक्यू समझ के ना करें, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझें, उसके एक्सप्लेनेशन को समझें, तब आपको चीजें परफेक्टली समझ आएंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा सवाल, और ये है, रिया opens a new saving bank account. She expects features such as 24/7 ATM access, online banking facilities, instant SMS alert after each transactions. ये सारी बेसिक फैसिलिटी चाहिए उसे। The bank ensure all these features are available as part of her chosen account. These features reflect what customers generally expect as standard, not as special add-ons. समझिएगा, जो भी फीचर्स डिमांड की गई थी वो बैंक प्रोवाइड करता है। और ये फीचर जो है क्या बताते हैं कि कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशन है उसकी एज अ स्टैंडर्ड सर्विस वो प्रोवाइड की जाए, नॉट एज स्पेशल एड-ऑन्स, कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात है। विच लेवल ऑफ प्रोडक्ट डज दिस सिचुएशन प्रेजेंट्स, यहाँ पर वो कौन सा लेवल ऑफ प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। एक जेनरिक प्रोडक्ट है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, पोटेंशियल है, या फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। देखिए कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके आधार पर अगर बैंक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। रिया जी की जो भी डिमांड थी कि भाई हमको 24/7 एटीएम एक्सेस मिल जाए, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, इंस्टेंट एसएमएस अलर्ट हर ट्रांजेक्शन का, तो ये सारी चीज हमको प्रोवाइड की गई है। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के दायरे में आता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट क्या है? इट रिफर टू द बेसिक वर्जन ऑफ अ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, मतलब एक आम बैंक जो कोर प्रोडक्ट्स ऑफर करता है उसके बारे में जानते हैं, कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं। जो कोर सर्विसेज होती है किसी भी बैंक की, हम उसकी बात करते हैं। सेविंग अकाउंट दैट सिंपली अलाउ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड फीचर्स दैट कस्टमर एक्सपेक्ट एज अ नॉर्मल इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। सेविंग अकाउंट ऑफरिंग एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, पासबुक, चेक फैसिलिटी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंतर्गत। ये स्टैंडर्ड सर्विस की है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या? दिस स्टेज एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स, सर्विसेज और बेनिफिट्स दैट डिफरेंशिएट वन बैंक प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, जो कि किसी दूसरे बैंक के प्रोडक्ट से इस बैंक के प्रोडक्ट को कम्पीट करता है। ठीक है, मतलब हमारा बैंक का जो प्रोडक्ट है वो अलग है, यूनिक है बाकी दूसरे बैंकों की तुलना। सेविंग अकाउंट है जो कि कैश बैक भी ऑफर कर रहा है, डेबिट कार्ड यूजेस पर, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है, लाउंज एक्सेस दे रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजरी दे रहा है। तो ये कैसा? ऑगमेंटेड, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कुछ वैल्यू सर्विसेज आपको दी जाए। पोटेंशियल प्रोडक्ट, these are the future possibilities or innovations a bank might introduce to enhance customer experience or product value. Examples: using AI-based personal financial assistant to guide spending and saving. मतलब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, आपको ये सेवा मिल रही है, इसकी मदद से आप अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं, साथ साथ में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको मिल रही है। बायोमेट्रिक पेमेंट्स है, वॉइस एनेबल्ड बैंकिंग सर्विसेज, फुली पर्सनलाइज्ड क्रेडिट प्रोडक्ट यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो ये क्या? पोटेंशियल प्रोडक्ट के दायरे में बात कर रहे हैं। आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही स्पेशल बैच, जीआईबी क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज। इस क्रूशियल टाइम में आपको जरूरत है एक ऐसे बैच की जिसकी मदद से आप एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, वही बैच, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट, मात्र 1499 में ये बैच आपके लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, a financial institution launches a new investment product without thorough market research। देखिए समझेगा चीज को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया बिना मार्केट को प्रॉपर्ली एनालाइज किया, रिसर्च किया। ठीक है, द प्रोडक्ट फेल्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, प्रोडक्ट जो है फेल कर जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और फाइनेंशियल लॉस, यहाँ पर पैसों का नुकसान। कौन से टाइप के रिस्क की बात चल रही है यहाँ पर? ये सिचुएशन किस टाइप के रिस्क के बारे में इंडिकेशन देती है? यहाँ पर 4 प्रकार के जो बेसिक रिस्क होते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित, उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क। समझिएगा, मार्केट रिसर्च ना कर,
बिना मार्केट प्रॉपर एनालाइज किए हुए किसी बिजनेस को रन करना, यानी कि आपके द्वारा प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, सॉलिड प्लान नहीं है, और सॉलिड प्लान ना होने के कारण बिजनेस में नुकसान होना, पैसों का नुकसान होना, ये बिजनेस रिस्क की कैटेगरी इसमें आता है। ये बिजनेस रिस्क की कैटेगरी में, ठीक है साथियों। देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क, अगर क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं तो यानी कि रीपेमेंट नहीं हो रहा है, कस्टमर फेल्स टू रीपे। बिजनेस रिस्क है तो लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी, मार्केट एनालाइज ना करना, मार्केट रिसर्च ना करना, एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। मार्केट रिस्क की बात करते हैं, मार्केट प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस। और ऑपरेटिंग रिस्क, ये सिस्टम फेलियर या फ्रॉड के कारण, इंटरनल ऑपरेशंस में दिक्कतों के कारण इस प्रकार के रिस्क राइज होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे माइनर्स सेविंग बैंक अकाउंट से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस केस में यहाँ पर सही, माइनर बैंक अकाउंट ऑपरेशन से जुड़े। सारे ऑप्शंस को पढ़ना हुआ ध्यान से, डिफरेंट वर्ड को ध्यान में रखना जरूरी है, तो फिर अपने जवाब आपको देंगे। द माइनर मस्ट बी एटलीस्ट 10 ईयर ओल्ड, माइनर अकाउंट ओपन होने के लिए एटलीस्ट 10 वर्ष की उम्र होना जरूरी है उस अकाउंट को ओपन करने में और ऑपरेट करने में, ठीक है। ये पॉजिटिव ऑप्शन है यहाँ पर। द माइनर मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज वो लिख सके, बोल सके, समझ सके, एंड अंडरस्टैंड बैंकिंग रूल्स, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। द अकाउंट मस्ट बी साइंड एंड ऑपरेटेड बाय गार्जियन ओनली, अब देखिए अकाउंट जो है इसे साइन और ऑपरेट कौन कर रहा है, केवल गार्जियन कर सकते हैं, ये बात गलत है। द फोटोग्राफ एंड प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ द माइनर आर मैंडेटेड फॉर अकाउंट, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ए में जानकारी, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में ऐसे ही इलिटरेट पर्सन के अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्दा नशी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऐसे इंडिविजुअल जिसके हाथ ही नहीं, दोनों हाथ ही नहीं है, उस केस में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है ये फॉर्म से संबंधित है, फॉर्म 15H, 15G और 15H। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिसेस डिसूजा जो है उनकी उम्र 81 वर्ष, 81 ईयर्स, with an annual interest income of 4.8 lakh from fixed deposit, फिक्स डिपॉजिट से वो कितनी इनकम रिसीव कर, she approaches the bank to avoid TDS on her interest, ये यहाँ पर अप्रोच कर रही है और बोलने के भी उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर टीडीएस ना, ठीक है। इज सी एलिजिबल टू सबमिट फॉर्म 15H, सबसे पहले तो नो, शी इज ओवर एज फॉर 50H, आप समझिएगा दो फॉर्म होते हैं, 15G, 15G और 15। तो 15G जो होता है लेस देन 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होता है, और 15H उनके लिए होता है जो 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर। यहाँ पे लिखा है नो शी इज ओवर एज फॉर फॉर्म 15H, ये तो गलत है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एलिजिबल है फॉर्म 15H के। यस, बिकॉज सुपर सीनियर सिटीजन्स आर एग्जेम्प्ट अप टू 5। अब याद रखिए, दिमाग में रखिए, इनकी उम्र कितनी है, 81 ईयर्स, ये सुपर सीनियर सिटीजन के दायरे में, और इनके लिए एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया अलग है। यस, बट ओनली इफ इनकम इज अंडर 2.5 एंड नो ओनली सैलरीड इंडिविजुअल्स कैन सबमिट द फॉर्म। समझिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है आपका। ये बात क्लियर हो गई कि आपको 81 ईयर अब 60 है और फॉर्म 15H ही जमा किया जाएगा। दो कंडीशन आपके सामने है साथियों। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जेम्पशन लिमिट, साथियों आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो बी और सी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए ये जो एग्जेम्पशन है ये अप टू 5 लाख तक की है, और यहाँ पर जो इनकम की बात की जा रही है वो 4.8 लाख, जो कि 5 लाख के अंतर्गत है।
तो मिसेस डिसूजा है, ये 15H फॉर्म से संबंधित एलिजिबिलिटी की सही है और इनको ये एग्जेम्पशन मिल सकता है। बैंक के पास अगर ये साल की शुरुआत में अपने इस स्टेटमेंट को जमा कर देती है, फॉर्म को जमा कर देती है, तो बैंक इनकी इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बात कर रहे हैं दिवाली ऑफर की साथियों। दिवाली ऑफर के तहत आपको सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है। ऑफर आपके लिए 27 अक्टूबर तक वैलिड है, तो देर न करिए, फटाफट अपने आप को एनरोल करिए इस ऑफर के साथ। बहुत ही इफेक्टिव ऑफर है। महापैक जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआरई एग्जाम से संबंधित आपके लिए। इस महापैक के तहत आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस मिलता है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, क्लास नोट्स, एमसीक्यूज यानी कि मॉक टेस्ट आपको 40 मिलते हैं। साथ ही साथ में क्विजेस और डाउट सॉल्विंग सपोर्ट 24/7 मिल जाता है। यार क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव ऑफर 1499 में अवेलेबल है, तो देर ना करिए, जुड़िए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 फाउंडेशन फॉर 2026 आपके लिए अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट 1899 में। और जो प्रो प्राइस है जिसके अंतर्गत आपको मेंटरशिप, बुक का सेट और साथ साथ में प्रीवियस ईयर बैचेस जो होते हैं, इसके अलावा आपको मिलता है इंटरव्यू पास मात्र 3399 में। बुक्स आपके लिए जय बैंक का सेट ऑफ 4 बुक्स मात्र 1224 में उपलब्ध है, जो फ्लिपकार्ट दोनों पर क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो देर ना करिए। और इंडिविजुअल बैचेस जो हैं आपके, वो आपको मात्र 599 में जुड़ जाते हैं। ये आपके लिए ऑफर बहुत इफेक्टिव है, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। टेलीग्राम चैनल जय_भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर डाउट को रखिए, यहाँ पर हर संभव हम प्रयास करते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बात कर रहे हैं कि इस सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, सबको शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।